नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथी कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, आज का जो क्लास है वह भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास है और इस राज्य व्यवस्था के क्लास में जो हम पहले आप सभी को जो क्लासेस दिए हैं उस पे एक चर्चा कर लेते हैं। साथ ही इससे पहले जो आपको राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्लासेस जो मिला है इस चैनल पर, वो सबसे पहला था भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, क्या था भारतीय संविधान का इतिहास, कैसे भारतीय संविधान का उद्भव हुआ है, कहाँ से उद्भव हुआ है, क्या क्या अलग अलग एक्ट के माध्यम से क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं, इस पे हम पिछले क्लास में अध्ययन किए थे। साथ में हम उसके बाद जो सेकंड क्लास था उसमें हम भारतीय संविधान का जो स्रोत है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से विषय लिए गए हैं, किस किस देश से हमारे संविधान में, इस पे हम अध्ययन किए थे। साथ ही आज का जो क्लास होने वाला है यह बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है और हम क्रम वाइज देख सकते हैं आप, हम बिल्कुल क्रम वाइज चल रहे हैं, जो कि वो भी विद्यार्थी जो पहली बार राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं उनको भी समझ में आए। तो आज का जो अपना क्लास होने वाला है वो संविधान सभा और संविधान निर्माण कैसे हुआ था, इस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना देर किए। एक चीज़ याद रखिएगा साथी, यह जो क्लास है, यह जो लेक्चर है, यह उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि किसी भी एग्ज़ाम में जीएस पूछे जाते हैं। अगर हम बात कर लें जीएस की, तो जीएस जो है वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप पीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम में जो है जीएस पूछे ही जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम यह क्लासेस लेकर चल रहे हैं। और याद रखिएगा, इस क्लास का जो उद्देश्य है आपको विद्वान बनाना नहीं है, बल्कि एक बेसिक नॉलेज देना है जो कि डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि आपको आगे और भी जानना होगा। ठीक है, तो अभी हम बस हल्का हल्का आपको झलक दिखलाते चलेंगे, जो कि यह मेरा उद्देश्य है कि हम डायरेक्ट आपको पॉइंट बताएं। ठीक है, यह पॉइंट के माध्यम से जो देख रहे हैं आप, यह डायरेक्ट आपको यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम आपको सिर्फ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा साथी, जो भारतीय संविधान और संविधान सभा की जो निर्माण होता है वह कब होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाए तो यह तो आपको बाद में जानना होगा। पहले आप याद रखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेता, जितना भी राष्ट्रीय जो नेता थे, इन सभी नेताओं के द्वारा लगातार जो है ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा ब्रिटिश सरकार से एक संविधान सभा का जो निर्माण है इसकी मांग की जा रही थी, हमेशा शुरू से देखे गए हैं। ठीक है, सर्वप्रथम वर्ष 1919 में कांग्रेस द्वारा मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आता है, इस सुधार के विरोध में क्या किया जाता है, तो आत्मनिर्णय सिद्धांत के आधार पर पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग की जाती है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और कंफर्म है कि आगे भी पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की जो मांग है या फिर संविधान सभा की मांग है, वह भारतीय, याद रखिएगा, भारतीय किस भारतीय संगठन के द्वारा मांग की गई थी, तो याद रखिएगा कांग्रेस के द्वारा की गई थी। कब? वर्ष 1919 में। आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के द्वारा किस सुधार, किस एक्ट के तहत जो है उसका विरोध किया गया था और भारतीय संविधान सभा की मांग की गई थी, तो याद रखेंगे वर्ष 1919 के मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार के विरोध किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फरवरी 1919 में महात्मा गांधी ने भारतीयों द्वारा भारत के लिए अनुकूल संविधान निर्माण की मांग की थी। ठीक है, वर्ष 1922 में महात्मा गांधी जो हैं यह कहते हैं कि भारतीय संविधान की जो हम बात करते हैं, तो भारतीय संविधान जो है यह भारतीयों के लिए होना चाहिए और भारतीयों के लिए होना चाहिए, तो इसका निर्माण भी कौन करेगा, तो भारतीय ही करेंगे। यह कथन किनका था, तो गांधी जी का कथन था, याद रखेंगे। उसके बाद याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण और भी बिंदु है कि भारत में संविधान सभा के जो गठन है इसका विचार आपसे पूछा जाए तो इसका विचार सर्वप्रथम याद रखेंगे वर्ष 1934 में किनके द्वारा आया था, तो याद रखेंगे मानव
मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा यह सर्वप्रथम जो है क्या किया गया था, तो भारतीय संविधान सभा की गठन की मांग की गई थी। कब की गई थी? 1934 में। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अब हम समझना चाहेंगे यहाँ पे संविधान सभा के सदस्यों का निर्धारण कैसे हुआ। यहाँ तक तो आप समझ गए कि संविधान सभा के मांगे जो है ये कब से उठ रही थी, और अंततः आप देखेंगे कि वर्ष 1928 में जो कि साइमन कमीशन भारत आती है, और साइमन कमीशन का जो है बहुत सारे भारतीय नेता थे जो कि इसका विरोध करते हैं। इस विरोध के पश्चात जो होता है ये आपको इतिहास में पढ़ना है, इसलिए अभी आपको यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं। इस विरोध में जो होता है क्या होता है, तो सारे नेतागण विरोध करते हैं। विरोध के पश्चात एक ब्रिटिश अधिकारी था, वह अधिकारी क्या करता है, तो भारतीयों को यह चैलेंज देता है, यह कहकर उपहास उड़ाता है कि भारतीय जो है वो अपने संविधान का निर्माण करने में क्या है, कैपेबल नहीं है, वो अपने संविधान का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस बात को भारतीय लोग जो थे, भारतीय नेता जो थे, वो सभी सीरियसली ले लेते हैं और उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद संविधान सभा की और संविधान निर्माण का जो प्रक्रिया है धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, और इस क्रम में आपका जो है संविधान सभा के सदस्यों का भी निर्धारण किया जाता है। चलिए अब समझना चाहेंगे यहाँ पे हम सदस्यों की संख्या को, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यह आप अगर समझ गए फॉर्मूला को तो आप संविधान की प्रक्रिया को पूरा समझ जाएंगे। यही फॉर्मूला है जो कि बहुत सारे विद्यार्थी में कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट होता है। ध्यान से सुनिएगा, संविधान सभा की अगर हम सदस्यों की बात करें तो कुल जो सदस्यों की संख्या थी वह कितनी थी, तो याद रखेंगे 389 था। कितना था? 389 सदस्यों की संख्या थी, जिसमें अलग अलग जो है संगठन के लोग थे, अलग अलग समुदाय में यह इसको विभाजन किया गया था। जिसमें सबसे पहले जो है यहाँ पे ब्रिटिश भारत से जो अगर हम बात कर ले तो इसमें 296 सदस्यों को रखा गया था। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी हो रहा होगा कि ब्रिटिश भारत को किसका मतलब कथन क्या है, तो ब्रिटिश भारत वह नागरिक थे जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ब्रिटिश से आए थे और भारत में आकर बस गए थे, उसे ब्रिटिश भारतीय कहा गया था। ठीक है, उसमें भी दो भाग थे। 296 में जो है इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया। इसमें से 292 का जो था वह क्या था, तो गवर्नर के द्वारा प्रांतों के जो सदस्य होंगे उनको चयन करना था। आपको पता होना चाहिए, आप अगर पिछले वाला लेक्चर देखे होंगे तो हम 1773 से आपको भारतीय संविधान का उद्भव और विकास के बारे में बात किए थे, जिसमें गवर्नर धीरे धीरे आए, गवर्नर जनरल आए, उसके बाद वाइसराय आए, ऐसे ऐसे विकास हुआ है। तो यही गवर्नर है जो कि गवर्नर के जो झोली में था वो कितना था, तो 292 था। ठीक है, जो कि यह जो था गवर्नर के हाथ में था, अलग अलग प्रांतों के जो वहाँ पे लोग थे उसका चयन करना था। और 4 जो था ये 4 आयुक्त के प्रांत थे। आयुक्त का मतलब आपको यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि अपने पास यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, उस प्रकार से उस समय जो था 4 यूनियन टेरिटरीज एक प्रकार से याद रखिएगा, वह 4 यूनियन टेरिटरीज था। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ तीसरा स्टेप है आपका 93, यह क्या था, तो देसी रियासत थे। ठीक है, जो उस समय राजा महाराजा कुछ बचे खुचे थे उसको हम देसी रियासत कहते हैं, जो कि उस समय देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, तो 93 थी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे याद रखना है, समझना क्या है, तो सिर्फ ये वाला आपको समझना है। क्या है, 292 जो है यह भारतीयों द्वारा जो है भारतीय लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, भारतीय जितने संगठन हैं वो इन्वॉल्व इसमें होते हैं। चलिए समझना चाहेंगे, यहाँ पे समझिएगा, ध्यान से समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1928 में संविधान निर्माण के लिए नेहरू समिति, जिसको हम मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसको कहते हैं, ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन कब हुआ, तो 1928 में। अभी हम आपको बताएं ना, 1928 में जो है साइमन कमीशन आता है। उसके बाद थोड़ा सा साइमन कमीशन जो है उसमें जो कुछ सदस्य थे उसका मजाक उड़ा देते हैं और इस चैनल को स्वीकार किया जाता है। तो 1928 में एक संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं मोतीलाल नेहरू होते हैं। इसका गठन जो किया गया था यह आपको याद रखना है। और उसके बाद 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान के गठन की मांग की गई थी। तो आपसे यहाँ एक प्रश्न फिर से उठेगा कि पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा
संविधान सभा की या फिर संविधान की मांग आधिकारिक रूप से, याद रखिएगा शब्दों पे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आधिकारिक रूप से मांग कब की गई थी? तो 1935 में की गई थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए एक व्यक्ति मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा का मांग किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे फिर से क्वेश्चन पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यह व्यक्ति मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा के निर्माण की बात जो है कब की गई थी? तो याद रखेंगे 1938 में। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और यही व्यक्ति मताधिकार जो है ये अभी भी लागू है। जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे मतदान प्रक्रिया है क्या, तो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, अभी बस समझते चलिएगा, सारा क्लियर करेंगे। बस 5 से 6 क्लास देख लीजिए पॉलिटिका, सारा क्लियर करेंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ ध्यान सुनिएगा। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने नेहरू की मांग को क्या कर दिया? तो स्वीकृति प्रदान की, और जो कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। बहुत महत्वपूर्ण है, यह अगस्त प्रस्ताव कई बार पूछे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, यह अगस्त प्रस्ताव जो है यही है कौन? तो 1928 में जो आता है नेहरू समिति, इसी को आगे चलकर 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया, याद रखेगा। और इसके पश्चात वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन व 1946 में कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन का प्रावधान रखा गया। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है, यह क्रिप्स याद रखेगा, यह क्रिप्स एक व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश संसद के एक सचिव थे, जो कि इनके ही नेतृत्व में एक टीम भारत आती है और यह भारतीयों के संविधान निर्माण में सहयोग करने के लिए आती है, जिसको क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया है, याद रखेंगे। 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा की गठन की व्यवस्था हो जाती है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि संविधान सभा का जो गठन हुआ है कैसे कैसे हुआ, कब मांग की गई और कब जाके इसको स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे क्या? तो संविधान सभा की संरचनाओं की। यहाँ तक आप समझ गए कि उसकी मांग कैसे हुई और अंततः उसको स्वीकार कैसे किया गया है। अब हम संरचनाओं पे अध्ययन करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण जो है जनसंख्या के अनुपात पे किया गया था। ठीक है, ये जो आप सीटों का जो आवंटन देख रहे हैं, जो सीटों का विभाजन देख रहे हैं, यह किस आधार पे था? तो जनसंख्या के, पॉपुलेशन के आधार पर था। ठीक है, किस प्रांत का कितना पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से जो है उसको क्या किया गया था? संविधान सभा में हिस्सेदारी दी जाने की बात की गई थी। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त वर्ष 1946 में संपन्न हुआ था और इस चुनाव में विभिन्न दलों द्वारा प्राप्त सीटों का जो वितरण है इस प्रकार की गई थी, जो कि हम आगे समझेंगे। देखिए, इसमें जो कांग्रेस को कुल सीटें मिली थी वो कितनी थी? तो 208। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हम किसका बात कर रहे हैं यहाँ पे? आपको याद रखिएगा, हम किसका बात कर रहे हैं? 292 सीटों का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस 292 सीटें को हम बात करेंगे तो 292 सीटों में कांग्रेस को कितना मिला? तो 208 सीटें कांग्रेस को मिला, जिसमें 3 मुस्लिम लीग को था और 3 जो है सिख को निर्वाचित किया गया था। तो कुल कितने हो गए? याद जोड़ लीजिए, कितने हो गए? 208 हो गया इधर और 3 इधर और 3। ठीक है, तो ये कुल आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थान में से सिर्फ 73 सीटों पर ही विजय प्राप्त कर सका, जिसमें सर्वाधिक जो सीटें हैं वह बंगाल प्रांत में जो है 32 सीटों पर जो है मुस्लिम लीग पकड़ बनाई थी। ठीक है, आपको जब आप पढ़ेंगे तो मुस्लिम लीग की जो अगर पकड़ की हम बात कर ले तो मुस्लिम लीग का वास्तविक जो क्षेत्र था वह भी बंगाल ही था, ये भी आप याद रखिएगा। इसलिए बंगाल में थोड़ा सा वो क्या होती है, सक्रिय रहती है। इसके अतिरिक्त 8 जो है निर्दलीय होते हैं और 1 कृषक प्रजादल, एक साम्यवाद, एक अनुसूचित जाति
परिसंघ और एक सिख जो कि कांग्रेस से पृथक थे। ये सभी जो है कांग्रेस से पृथक थे, याद रखिएगा। ठीक है, सीटों की संख्या के हम बात कर रहे हैं। यह सीट का जो विभाजन हुआ था, यह जो चुनाव प्रक्रिया हुआ था, यह किस लिए हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्य बनने के लिए। याद रखेगा, आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में जो सदस्य लोग थे वो कैसे, किस आधार पर आए थे, तो याद रखिएगा चुनाव के आधार पर उनका वोटिंग हुआ था। ठीक है, हर प्रांत में वोटिंग हुआ था और जनसंख्या के आधार पर उनको क्या किया गया था, उनको सीटें मिला था। याद रखिएगा, कुछ यहाँ पे याद करने योग्य बातें हैं जो कि ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा का जो चुनाव है यह किस बेसिस पे हुआ था। तो यह क्या हुआ था, व्यक्ति मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था, फिर भी इसमें सभी समुदाय के प्रतिनिधित्व शामिल थे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो आपसे पूछे जाएंगे कि भारतीय संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसमें तो वो किस आधार पर हुआ था, तो व्यक्ति मताधिकार पर हुआ था और यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। जब हम आपको पढ़ाएंगे चुनाव प्रक्रिया, सब आपको वहां पे क्लियर होगा कि चुनाव प्रक्रिया कैसे होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो वहां पे आपको ये चीजें समझ में आएगा। अभी बस इसको नोट डाउन करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आगे कुछ है क्या, तो 20 नवंबर को डेट याद रखिएगा। देखिए, हम हर पूरा हम नोट्स, जो मेरा नोट्स है उस नोट्स पे हम जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है हम आपको डायरेक्ट लाइन वहां से उठा कर लाए हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा भी आपको टाइम पास नहीं है, डायरेक्ट आपको वहाँ पे डेट है और उसमें क्या हुआ है यही आपको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। 20 नवंबर वर्ष 1946 में वायसराय ने निर्वाचन सदस्यों को आमंत्रित किया और संविधान सभा की प्रथम बैठक को आहूत करने का निर्णय लिया गया। आहूत का मतलब क्या है, अब यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थियों को थोड़ा सा परेशानी होगा। तो आहूत करने का मतलब है कि जो एक प्रकार से अपने शब्दों में कहते हैं ना कि आहूत मतलब हम कह लें कि उसका जो है प्रथम बैठक करने का जो नोटिस निकाला गया है उसको हम आहूत कहते हैं। ठीक है, सूचना दी गई है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कब की गई थे, तो 20 नवंबर वर्ष 1946 को पहली बार किसके द्वारा, तो वायसराय ने निर्वाचन सदस्यों को आमंत्रित किया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक करने के लिए आहूत किया है, नोटिस भेजा है, सूचना भेजा है। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम जो बैठक होती है यह कब होती है, पहली बार बैठक जो होती है यह अंततः 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है, यहाँ पे आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे कि कैसे संविधान सभा का मांग हुआ। संविधान सभा जो है संविधान बनाने के लिए सदस्यों का चयन किस प्रकार से हुआ है, कैसे वोटिंग हुआ है, किस आधार पर सदस्यों का चयन हुआ है, सब कुछ समझ गए। अब जब सदस्यों का चयन हो गया है तो अब क्या होता है, तो अब बैठक होती है। ठीक है, क्या होती है, अब बैठकें होती है, जो कि पहला संविधान सभा का जो बैठक है यह 9 दिसंबर 1946 को होता है। इसमें यह जो बैठक था यह क्या होता है, तो अचानक यह बैठक हो जाता है। ठीक है, जिस कारण से इसमें सदस्यों की जो अध्यक्ष जो थे यह कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, अचानक कोई आपातकालीन बैठक होता है ना, तो अब होता जैसे क्या होता है कि आपातकालीन कोई बैठक हो गया तो उस बैठक का अध्यक्षता कोई भी कर लेता है। तो यहाँ पे आपातकालीन यह बैठक था जिसमें अध्यक्षता जो कर रहे थे यह कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, इस बैठक का जो अगर हम बात कर ले तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 211 थी। बहुत डेप्थ में आपको बता रहे हैं, इतना अगर आप अलग अलग बुक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, एकदम डेप्थ में बता रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप याद रखेंगे 211 था। इसकी सदस्य इसमें जो थे वो कितने थे, 211 थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, नेक्स्ट बैठक हम अगर बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा, उससे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस जो बैठक था इस बैठक में मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग करते हुए बैठक का क्या किया है, तो बहिष्कार किया है। अब यहाँ से फिर से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा की जो बैठक है इसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया था या फिर नहीं लिया था, तो आप कहेंगे भाग तो लिया था, परंतु इसमें क्या किया गया है, तो इस बैठक में वह बहिष्कार करता है। किस आधार पर, तो पाकिस्तान की मांग करता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं तो आगे समझिएगा, 11 दिसंबर वर्ष 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा
H.C. मुखर्जी को क्या किया गया है, तो संविधान सभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुना गया है। और यह आप याद रखेंगे, यह जो होते हैं यह क्या होते हैं, तो यह अस्थायी नहीं बल्कि क्या होते हैं, तो यह अस्थायी रूप से क्या बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। किसके, तो संविधान सभा के। ठीक है, कब हुआ था दूसरा बैठक, तो पहला बैठक 9 दिसंबर को, दूसरा बैठक 11 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा 2 दिनों के बाद दूसरा बैठक तुरंत होता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की स्पष्ट झलक दी गई है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। भारत की संविधान की उद्देशिका के नाम से जाना जाता है, उसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, वह जो प्रस्तावना है, वह जो हम भारतीय संविधान में जो हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, वह प्रस्तावना का झलक है, वह आपको सर्वप्रथम कब देखने को मिला है, तो 13 दिसंबर 1946 को ही देखने को मिल जाता है। इसमें भारतीय संविधान की जितने भी प्रारूप थे, जितने भी मतलब क्या क्या इसमें ऐड किए जाएंगे, क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, इसका जो है एक बेहतर झलक हमें देखने को मिलता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को संविधान ने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया, तो स्वीकार कर लिया। ठीक है, यह प्रस्तुत कब किया जाता है, तो याद रखेंगे 13 दिसंबर को। डेट याद रखिएगा, इस चैप्टर से सिर्फ आपको डेट पूछे जाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, जो हम इस चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ से सिर्फ कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो यहाँ से सिर्फ आपको डेट पूछे जाएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो डेट पे कॉन्सेंट्रेट बनाए रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 3 जून वर्ष 1947 को मॉन्टेक्यू योजना के तहत बंगाल पंजाब को पुनः चुनाव कराया गया है और आगे चलकर बंगाल में 21 सीट तथा पंजाब में जो है यह 16 सीट भी क्या हो गया, रह गया। यह जो चुनाव प्रक्रिया हुआ था, यह कब हुआ था, तो 3 जून 1947 को हुआ था। किसके द्वारा, तो याद रखेंगे मॉन्टेक्यू जो थे यह उस समय भारत के वायसराय थे और इसी मॉन्टेक्यू योजना के आधार पर, याद रखेंगे यही मॉन्टेक्यू योजना है जिस योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है, यह विभाजन कैसे हुआ था, इसमें क्या क्या मांगे की गई थी, मुस्लिम लीग को क्या दिया गया है और भारतीयों को क्या दिया गया था, इस पे हम डिस्कस करेंगे आगे आपका। ठीक है, वो आपको इतिहास में पढ़ना है, हिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे अभी इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम संविधान की निर्माण की अगर हम बात कर ले, अभी आपने क्या समझा, अभी आपको हम बताए हैं कि संविधान सभा की जो है प्रथम जो है मांग कैसे हुआ, कब हुआ, उसके बाद आप संविधान सभा की संरचनाओं का अध्ययन किए, संविधान सभा की बैठक कैसे कैसे हुई है इसका अध्ययन किए। अब हम संविधान के निर्माण पे बात करेंगे। तो संविधान सभा के ने संविधान निर्माण के लिए परिप्रेक्ष्य में विभिन्न समितियों का गठन किया। देखिए अब क्या होता है ना, यहाँ पे दिक्कत क्या होगा कि किसी भी चीज़ को अगर हम उस कोई एक टीम बनाते हैं तो उसमें होना ये जरूरी होना चाहिए, अगर सिस्टमेटिक ढंग से काम करना है तो उसमें एक टीम का जो है अलग अलग आदमी को अलग अलग काम बांटेंगे तभी जल्दी हो पाएगा। तो इसीलिए संविधान सभा जो है, संविधान जब बना तो संविधान निर्माताओं के द्वारा जो किया गया, क्या किया गया, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रांत के जो लोग थे, अलग अलग राज्य के जो लोग थे और बहुत सारे विद्वान बुद्धिजीवी लोग थे। तो हर व्यक्ति के आधार पर, हर व्यक्ति के नॉलेज के आधार पर क्या कर दिया गया, एक अलग अलग समिति बनाया गया और उनको कुछ कुछ कार्य सौंप दिया गया। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि संविधान निर्माण में कुल समिति कितने थे, तो याद रखेंगे इसमें कुल जो समिति थे यह 8 प्रमुख समिति हमें पढ़ना होता है। वैसे बहुत सारे समिति थे लेकिन यह 8 जो समिति है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम आपको बता देते हैं कि 8 जो समिति था कौन कौन था और उस समिति का जो कार्य था वो क्या था। इसमें सबसे पहला जो समिति आता है यह आपका संघीय संविधान समिति आता है। कौन सा, संघीय संविधान समिति है। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, संघीय संविधान का कार्य क्या था, तो संघों को मिलाकर चलना था। ठीक है, आपको पता होगा भारत जो है यह संघों का राज्य है और संघ को मिलाकर चलना। संघों को उस समय क्या था, उस समय अलग अलग लोग थे। जब स्वतंत्र भारत हो रहा था तो अलग अलग लोग थे, अलग अलग प्रांत था और हर प्रांत अपने आप को स्वतंत्रता के लिए दावेदारी कर रहा था। कोई अपने भाषा के आधार पर मांग कर रहा था, तो कोई राजा महाराजा जो पुराने लोग थे, मुगल के बचे हुए थे,
ये सब, तो वो लोग अपना शासन प्रशासन की बात कर रहे थे। तो इसलिए संघीय व्यवस्था की बात की गई और संघ को मिलाने का प्रयास किया गया। दूसरा है संघीय शक्ति समिति। इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और यह भी, इसका भी कार्य लगभग वही था। फिर आपका प्रारूप समिति आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देते हैं, ये सबसे अधिक पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे ये भीमराव अंबेडकर थे। और इनका जो कार्य था क्या था, तो संविधान का एक प्रारूप, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार करना इनका कार्य था। ठीक है, इनमें बहुत सारे और भी टीम थे, जो कि अगर हम डिटेल में अगर हम बात कर लें तो प्रारूप समिति में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि भारतीय संविधान का निर्माण करते हैं। अगर हम एक एक डिटेल पे अगर हम संविधान के अगर हम क्लास आपका ले लेंगे, कभी ले लेंगे, टाइम मिलेगा तो, कि जो संविधान का जो अपना बुक है उसका, उस पर लिखे कौन है, वो व्यक्ति का क्या नाम है, उस पर डिजाइनिंग कौन किए हैं, ये सभी बहुत सारे ऐसे बात है जो कि आपको जानना चाहिए। लेकिन एक दिन स्पेशल क्लास हम लेकर आएंगे, तब आपको हम संविधान के बारे में एक अच्छा से नॉलेज, अच्छा से बेहतर से आपको देंगे। ठीक है, अभी ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट जो था वो समिति का नाम क्या है, तो प्रांतीय संविधान समिति है। इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति का कार्य क्या था, तो इनका कार्य था प्रांतों को साथ में लेकर चलना था। ठीक है, क्या था, प्रांतों को साथ में लेकर चलना था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्या था, तो प्रक्रिया नियम समिति था, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। संचालन समिति था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति, परामर्श समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां इंपॉर्टेंट रहेगा हम आपको टिक लगाते चलेंगे। यह जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और इसमें हर भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार की जो व्यवस्था थी, क्या उसकी अधिकार होंगे, क्या अधिकार नहीं होंगे, कैसे हर व्यक्ति को समानता देनी चाहिए, इन सभी बातों पे जो है इस समिति जो है कार्य करती थी और आगे संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस पर आपको याद रखना है। राज्य के लिए समिति जो है जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इसके अलावा कुछ छोटी मोटी समितियां हैं जो कि आप यहाँ पे देख लेंगे। एक है राष्ट्रध्वज समिति, और एक था संविधान सभा कार्य समिति, एक है आपका सदन समिति। ये कुछ इंपॉर्टेंट समिति नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था ऊपर में 8 हम आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, प्रारूप समिति का जो कार्य था यहाँ पे डिटेल में हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। वो इसलिए अभी हम जस्ट आपको बताएं कि इन 8 समिति में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है वह कौन है, तो प्रारूप समिति है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रारूप समिति को आपको हम बता दें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। समझिएगा यहाँ ध्यान से, प्रारूप समिति सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है। पहला लाइन ही आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इसका गठन जो है यह 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इस समिति पर संविधान का प्रारूप नियमित करने का उत्तरदायित्व था। ठीक है, क्या था, नियमित उत्तरदायित्व था, किस चीज़ का, तो संविधान का। हम आपको क्या बोले कि संविधान सभा का जो बेसिक स्ट्रक्चर एक ढंग से है, कैसा संविधान का डिजाइनिंग होगा, संविधान में क्या क्या कमी है, कैसे उसमें मतलब डिजाइनिंग किया जाए, क्या किया जाए, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, संरचना की अगर हम बात कर ले तो पूरी तरह से उसका जो कार्य था वो किसका था, तो प्रारूप समिति का था, याद रखेगा। ठीक है, इसके अन्य सदस्यों का अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके सदस्यों की हम बात करते हैं तो इसमें के.एम. मुंशी थे। के.एम. मुंशी थे जो कि यह बम्बई से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, यह किस प्रांत से थे आपको एकदम डिटेल में बता रहे हैं, एकदम डेप्थ में। आपके पास अगर एम लक्ष्मीकांत हो तो आप जाकर उसको पढ़िए। एम लक्ष्मीकांत जो है कि आपको सिविल सर्विस में पढ़ना होता है, सिविल सर्विस के लिए यह ग्रंथ है पॉलिटी का, एम लक्ष्मीकांत। इसमें भी आपको शायद उतना डिटेल में नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास अभी पास में है, इतना डिटेल में नहीं है। हम अलग अलग बुक से ये नोट्स बनाए हैं, तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि इस नोट्स को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो यह कहाँ से निर्वाचित किए गए थे, के.एम. मुंशी, तो मुंबई से। उसके बाद कौन है, तो एन गोपाल स्वामी अयंकर हैं। उसके बाद तीसरे व्यक्ति कौन थे, तो तीसरे व्यक्ति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, जो कि असम से इनका निर्वाचन किया गया था। उसके बाद एन माधव राव थे और टीवी कृष्णाचारी थे। टीवी कृष्णाचारी याद रखिएगा, इनके बारे में एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि इनके बारे में यह जो है डीबी खेतान के स्थान पर नियुक्त हुए थे। ठीक है, डीबी खेतान के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया था। इसके पीछे थोड़ा सा रीजन है,
कहीं कहीं बुक में मिलता है कि इनका अचानक देहांत हो गया था, तो कहीं कहीं ऐसा मिलता है जानने को कि सदस्यों की संख्या थोड़ा सा सही नहीं बैठ पा रही थी, और टीबी कृष्णाचार्य को जो है प्रारूप समिति में संविधान के जितने भी सदस्य थे उनके द्वारा लग रहा था कि इनको इस समिति में जो है ऐड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको हटाकर इनको ऐड किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग याद रखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, जिस तरह से आपको ऑप्शन दिया जाए उसी तरह से आप टिक लगाइएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 30 अगस्त वर्ष 1947 को प्रारूप समिति के प्रथम बैठक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा और यहाँ टिक लगा लीजिएगा। प्रारूप समिति के प्रथम बैठक कब हुई? 30 अगस्त वर्ष 1947 को। ठीक है, विभिन्न प्रस्तावों और सुझावों के प्रस्ताव पश्चात जो होता है भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण ऐसा ही हो गया है, लेकिन याद रखिएगा ऐसा ही नहीं हुआ है। अभी वर्तमान में जब आप किसी विधेयक को देखते हैं, कोई जो संसद में कोई बिल आता है तो उस बिल पर उठा पटक होती है, पक्ष विपक्ष सब उस पर बहस करता है, बिल्कुल सटीक याद रखिएगा। इसी तरह से संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था, संविधान में एक एक जो शब्द जोड़े गए हैं उस पर भी बहुत सारे पक्ष विपक्ष में बहस हुआ है, बहुत सारा बहस हुआ है, और उस बहस के बाद उसको अपनाया गया है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है, याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंततः फरवरी 1948 में यह जो हुआ था, क्या हुआ था, आपको स्वीकार किया गया था। इसका कुल जो वाचन था, जो कुल वाचन कितने थे? 3 हुए थे। वाचन का मतलब है कि इसकी जो बैठक हुई थी, बैठक में जो बहस हुई थी वो कई बार हुए हैं, तो याद रखेंगे 3 बार, एकदम डिटेल में बता रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के द्वारा जो पेश किए गए संरचना थी, ढांचा थी, उस पर कितने बार वाचन हुए हैं, कितने बार बहस हुए हैं? तो 3 बार हुए हैं। 3 बार, तीसरा बार में उसे स्वीकार किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति को प्रारूप तैयार करने में कुल 6 माह का समय लगा था, याद रखेगा। ठीक है, प्रारूप समिति को जो संविधान का जो स्ट्रक्चर था, जो प्रारूप था, इसको तैयार करने में जो वक्त लगे हैं, वो समय कितने लगे हैं? तो 6 महीने लगे थे, और इसमें कुल 141 याद रखेंगे बैठक आहूत किए गए थे। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कुल 141 बैठक होने के बाद इस जो है संविधान सभा में प्रारूप तैयार की जाती है संविधान की, याद रखेंगे। 4 नवंबर 1948 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष तैयार जो प्रारूप था उसको पेश करते हैं, और चर्चा परिचर्चा के अनेक दौर से गुजरने के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा प्रारूप को क्या कर लिया जाता है? तैयार, पारित कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात कर लें तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान सभा को स्वीकार कब किया गया था? तो याद रखेंगे संविधान सभा को स्वीकार जो है 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। ठीक है, और इस संविधान सभा को जो आहूति किया जाता है, आहूति शब्दों पे ज्ञान कोशिश कीजिएगा पकड़ बनाए, तो आहूत जो है संविधान सभा के द्वारा कब की जाती है? तो इसको 26 नवंबर 1949 को की जाती है। ठीक है, तो ये 2 बात आप लोग याद रखेंगे, अक्सर विद्यार्थी यहीं पे फंस जाते हैं। संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सदस्यों की अगर कुल हम बात कर लें तो 299 सदस्य में से उपस्थित जो कितने थे? तो सिर्फ 284 सदस्यों ने ही इस पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, जब संविधान बनकर तैयार हो जाता है तो इसमें जो सदस्य थे, ठीक है, इसमें जो सदस्य थे वो कितने थे? 299 सदस्य थे, लेकिन इस 299 सदस्यों में से सिर्फ 284 सदस्य ही ऐसे थे जो कि हमारे संविधान पर उनका हस्ताक्षर मिलता है, याद रखेगा। और अंतिम रूप से अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना सहित कुल कितने मूल रूप से हमारे अनुच्छेद कितने थे? तो 395 थे। ठीक है, वर्तमान में जो है यह अपने भारतीय संविधान में जो आर्टिकल की हम अगर बात कर लें, अनुच्छेद की बात कर लें, तो यह संशोधन, संविधान में बहुत सारे संशोधन कर के अभी वर्तमान में हम अगर बात कर लें तो 500 के आसपास यह जो आर्टिकल है पहुंच गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन आपसे कभी पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मूल रूप से जो अपना जो अनुच्छेद था कितना था? तो 395 थे, और 8 अनुसूचियाँ था। ठीक है, कितने अनुसूची थे? 8 अनुसूची थे। वर्तमान में अनुसूचियाँ की संख्या कितनी है? तो 12 है। ठीक है, सब आपको याद रखना है। 1950 में
अगर हम बात करते हैं तो 1950 को प्रस्तावना नागरिकता तथा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, ये जितने भी आप आर्टिकल देख रहे हैं ये सभी आर्टिकल को लागू कर दिया गया था। याद रखेंगे कब? 1950 में। देखिए 1950 में जो हम अगर बात कर ले तो संविधान का जो स्वीकार किया जाता है, उस संविधान को स्वीकार करने के पश्चात कुछ इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल थे जो कि उस समय उस व्यवस्था को संभालने के लिए बहुत ज़रूरी था, उस आर्टिकल को उसी समय एट ए टाइम क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है देश में। तो ये बात आपको याद रखना है। और संविधान के शेष भाग जो है यह कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो आपको यहीं पे याद रखना है, कितना हम चीज़ बताए हैं आपको, सारे के सारे चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, संविधान जो है यह संविधान सभा को जो है पारित जो हुआ था, आहूत जो किया गया था, अंगीकृत जो किया गया था, यह कब किया गया है? तो 26 जनवरी 1949 को। और इसको पारित कब किया गया है, लागू कब किया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो संविधान सभा है, संविधान जो अपना बना था मूल रूप से, इसमें 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी और जो भाग थे, भाग कितने थे? अगर आपसे पूछ दे कि भाग कितने थे उस समय, तो भाग कितने थे जल्दी बताइएगा। ये आपको कमेंट में बताना है कि मूल रूप से संविधान का जो भाग था ये कितना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी वर्तमान में हम आपको बता देते हैं 22 भाग है। अब आपको बताना है कि पहले कितने भाग थे, ये आपको बताना है। कम से कम इतना तो आप बता ही सकते हैं। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। तो संविधान सभा द्वारा लिखे गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय थे जो कि खास उतना बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इस क्लास को बहुत सारे विद्यार्थी वे भी होंगे जो कि स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए याद रखेंगे। 25 मई वर्ष 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को अनुमोदन किया गया है। देखिए 1949 में जो है अलग अलग देशों के द्वारा मिलाकर एक राष्ट्रमंडल होती है, राष्ट्रमंडल की बैठक होती है। इस राष्ट्रमंडल में जो है यह भारत जो है, भारत की सदस्यता का क्या होता है? अनुमोदन किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, याद रखिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, लेकिन याद रखेंगे आप कहीं पे भी आप जाकर मिला लीजिए। ठीक है, आपको जो भारतीय संविधान सभा के बारे में हम बताए हैं, जितने भी बताए हैं वन लाइनर है, लेकिन 100% ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा ये बहुत सारे आप बुक को देखेंगे वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे नॉलेज शायद कम ही मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ मिलेंगे, बहुत नहीं मिलेंगे। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ और प्रस्तावना। बहुत इंपॉर्टेंट कल का जो आपका लेक्चर होगा वो प्रस्तावना होगा। हम प्रस्तावना में बात करेंगे कि जो अपने भारत के संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना में क्या क्या उल्लेखित बातें हैं जो कि हर भारतीयों को जानना चाहिए, इस सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। और आशा करते हैं कि चीज़ें समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है या फिर कोई भी समस्या हो या फिर किसी तरह का गलती हुआ हो तो कमेंट में बता दें, हम उस चीज़ को सुधारने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।